नमस्ते मित्रों। क्या कोई ये कंफर्म करेगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक ठीक से आ रही है? ये मुक्ति पथ का पेज है, हमारा समय हमारी कविता। और यह मुक्ति पथ का तीसरा लाइव है, हमारा समय हमारी कविता के अंतर्गत। और ठीक है, मैं बस ये चेक करना चाहता था कि क्या ये लाइव शुरू हो गया है। मित्रों, इधर जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, या कोरोना काल या हम जिसे आपदा की तरह हम मानते हैं, तो जब से आया है तो कोरोना काल का एक सीधा अर्थ यह भी हुआ है कि साहित्य की प्रत्यक्ष सारी गतिविधियों का ठप हो जाना भी हमने इसमें देखा है। और इसी के विकल्प के तौर पर कोरोना काल के समय पर एक तरह से लाइव काल भी साहित्य का आया है। और लाइव काल जैसा कि जाहिर है कि साहित्य में जो भी तात्कालिक विधाएं आती हैं, जैसे शुरू शुरू में साहित्यिक विमर्श की एक जगह फेसबुक हुई थी, उसी तरह से ये लाइव काल जब आया है तो जाहिर सी बात है करके हम काफ़ी शोर से बजाते हैं, या उसमें तात्कालिकता का काफ़ी दबाव आ जाता है। तो मित्रों, एक सेकंड। तो ये जो तात्कालिकता का दबाव है, ये हम लेखकों पर किस तरह से अपना काम करता है, या हमें इन चीज़ों से कैसे बचना होगा, तो मेरी बातें इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि साहित्य में बहुत सारी बहसें हुई इधर। इन बहसों के बदले में क्या हुआ कि हमारा ये एक छोटा सा परिसर जो है, हमारे सोचने विचरने की जगह जो है, ये बहुत ज़्यादा शोर से भर गई है। और इतना ज़्यादा शोर से भर गई है कि एक विवाद और उसके उत्तर में दूसरा विवाद। हालांकि साहित्य की जो समानांतर जो एक गति है, उसमें विवादों का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि विवाद ही हैं जो साहित्य को एक काल प्रदान करते हैं। और एक उसकी बहस के द्वारा ही हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपनी नई राय जाहिर कर पाते हैं और उसे एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। तो शोर, तात्कालिकता में बहुत सारा शोर भर गया है, और हम क्या कर रहे हैं, हम इस शोर के बदले में जो हमसे एक विवेकशील मौन की अपेक्षा की जाती है, हमसे और अधिक तर्कनिष्ठ होने की अपेक्षा की जाती है, तो हम वो ना करके शोर के बदले में और शोर कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि शोर के बदले में जब और शोर किया जाएगा तो वो जगह किस तरह की ध्वनियों से भर जाएगी। तो साहित्य क्या करता है, साहित्य बहुत सारी तात्कालिकताओं पर एक जायज मौन हासिल करने की चेष्टा करता है या साधता है, क्योंकि उसे पता है कि जो साहित्य की जांच प्रक्रिया है उसमें सच को अंततः ढूंढ लिया जाएगा। साहित्य में किए गए तमाम हस्तक्षेप इन्हीं बुनियादी बहसों पर टिके हैं, जो उनके तात्कालिक असर अवश्य दिखेंगे। मित्रों, कविता को लेकर के कुछ ज़्यादा ही ऐसा लगता है कि हम औद्योगिक उत्पादन जैसी कोई चीज़ कर रहे हैं कविता में। तो ये कविता का औद्योगिक उत्पादन कर रहे हैं क्या, इसलिए हम बहुत ज़्यादा प्रचारोन्मुखी हो रहे हैं, या हमें कोई ऐसी चीज़ दिखा दी गई है कि कोई एक रेस जैसी चीज़ है जिसमें जो आगे निकल जाएगा वो सबसे आगे माना जाएगा। तो ये औद्योगिक उत्पादन नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चिंतन की जगह है, जिसके द्वारा हम अनजान की यात्रा तय करते हैं। हमारे समय के भीतर जो अपरिचित है, जो अज्ञात है, जिसका शोर हम तक नहीं आ पा रहा है, जिसकी पहचान के बहुत सारे बिंदु हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अज्ञात के देखने के हमारे बहुत सारे दृश्य माध्यम भटकाव के शिकार हो गए हैं। हम सत्य की खोज करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम घेर लिए गए हैं। तो ये घेराव कहाँ से आ रहा है? ये घेराव बहुत सारा हमारे समय के ऊपर एक दबाव बिंदु जैसा है। हमें बताया जाता है कि हम कवि हैं तो कितने कवि हैं, और हम किस तरह से सोचें तो कवि हैं, हम किस तरह से लिखें तो कवि हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच में हमें ऐसा लगता है कि ज्ञान और सूचना
हासिल कर लेने भर से कविता करने लायक चीज़ें हमारे पास इकट्ठा हो गई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ज्ञान और सूचना का अपना महत्व है, पर ऐसा नहीं कि हमारे कच्चा माल जो होता है वो इससे हासिल होता है। हमें इस गलतफहमी से बाहर आना होगा। जीवन अनुभव एक अलग मूल्य रखता है, और जीवन अनुभव को कविता का प्राण बनने में समय लगता है। अगर हम कविता के भीतर कुछ भी फटाफट बुनना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सही बात नहीं होगी। स्वतः आ रही चीज़ों का सौंदर्य बनाई गई हर चीज़ पर भारी बैठेगा। यह सच कविता पर भी लागू होता है, और मेरे ख्याल से कला के जितने भी माध्यम या पहलू हम जानते हैं उन पर भी स्वतः आ रही चीज़ों का सौंदर्य लागू होगा। जो बनाई गई चीज़ें हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं सौंदर्य के एक प्रतिमान पर कमतर ही आकी जाएंगी, और ऐसा इसलिए ही संभव हो पाया है, इसलिए ही कला आज कला के नाम से ही जानी जाती है। वो कोई फैक्ट्री जैसी चीज़ में नहीं बदल पाई है। संगीत आज भी संगीत जैसी चीज़ ही माना जाता है। साहित्य आज भी साहित्य के नाम से जाना जाता है, और यह हम आज भी मानते हैं। बहुत सारे साहित्यिक जो राजनीतियाँ हैं, या बहुत सारी जो हमारे समकालीन लेखकों की जो समय समय पर राय बदलती रही है, या वो उनके मूल्य कहीं स्थापित होते रहे हैं या कहीं ना कहीं कमज़ोर होते रहे हैं, तो इससे ये सच हमारा नहीं बदला है कि साहित्य आज भी समाज के आगे चलने वाली मशाल की भूमिका में है। यह है तो बहुत ज़्यादा शोर के बदले में हमसे बहुत ज़्यादा विवेकशीलता की अपेक्षा की जाती है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम नए लिखने वालों को बताया जाता है कि हमें ये करना है तो हमें कामयाबी मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कविता में कामयाबी जैसी कोई चीज़ है। हम पर प्रकाशित होने का डाल दिया जाता है कि जो प्रकाशित है वो अच्छा है, जो प्रकाशित नहीं हो पाया कहीं ना कहीं उसके लिखे में कमजोरी है। बहुत सारी और चीज़ें हैं, हमें पुरस्कार के द्वारा घेरा जाता है कि जो पुरस्कृत हो गया है वो बढ़िया कवि है, जो नहीं पुरस्कृत हो पाया है वो कमतर कवि है। तो ये सारे हमारे ऊपर दबाव जो बनाए जाते हैं, इन सबके ऊपर एक बात जो हावी है, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अगर शब्दों की मैं बात कहूँ कि मैं कवि नहीं काला झंडा हूँ, तो ये काला झंडा सीधा सीधा सत्ता के सामने खड़े होने का जो एक प्रतीक रच रहा है। तो क्या सच में हम कवि आज के समय पर ऐसे रह गए हैं? क्या बाजार का दबाव या साहित्य का जो आंतरिक जो गतिविधियाँ जिस तरह से चलती हैं, तो क्या सच में हम उस बात पर खरे उतरते हैं जिसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसे कहते हैं कि मैं कवि नहीं काला झंडा हूँ? क्या हमारा होना सच में इतना एक प्रमाणिक बात है? क्या हमारे कहे में वो लोक का सच सामने आता है? क्या एक ऐसा समाज जो बहुत सारी लेयर्स से भरा हुआ है, जो बहुत सारी परतों पे आज भी अपनी बहुत सारे बंटवारे में बटा हुआ समाज आधुनिकता का दावा करता है? और ये मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्या भारत जैसा देश किसी भी तरह की आधुनिकता का दावा करने का हक रखता है? एक समाज में अगर स्त्रियां बराबर का हक नहीं पा पाती हैं, तो क्या हम बतौर लेखक ऐसे विमर्श में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं भाई ये समाज आधुनिक हो रहा है? ये जातीय जो हमारे यहाँ बंटवारे हैं, इन चीज़ों के आधार पर मुझे लगता है कि हम एक आधुनिक मतलब समाज का दावा नहीं कर सकते हैं। कोई भी संस्कृति, कोई भी समुदाय अपने बीच के मनुष्यों को एक समान मानकर का दम नहीं भर सकता है। ऐसे में कविता के भीतर हम जिस मनुष्य की पैरोकारी करते हैं, उस मनुष्य के लिए हमें और अधिक जिम्मेदार होना होगा। कविता के लिए जो सबसे ज़रूरी बात मुझे लगती है वो है एकांत। कविता का बीहड़ एकांत। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा दबाव है, तो वो उसका अपना एकांत जो है वो कहीं ना कहीं उस पर अपना
उस तरह से काम नहीं कर सकता है जिस तरह से उसे करना चाहिए। ये हमारा एकांत जो है बहुत धीमी गति से बहता हुआ एक गर्म मौसम निर्मित करता है, जिसमें जहाँ करुणा और दुख अपना वास्तविक अर्थ लेते हैं। अगर करुणा और दुख हमारी कविता में नहीं आ पाता है तो हमारी स्मृति के रंग जाहिर सी बात है कि और हल्के रहेंगे। जहाँ हम सबसे ज़्यादा रचनात्मक होते हैं वो हमारा परिसर सोचने के बहुत सारे दबावों से कैसे मुक्त होगा। ये बाहरी हस्तक्षेप जो भी है तो उनसे मुक्त हुए बिना क्या हम अपनी अनुभूतियों के संसार में खुला और स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं? बतौर कवि या बतौर लेखक हमारा अपना जो हमारा अपना एक सोचने का तरीका है, उस पर कहीं ना कहीं हमें ये दिखाया जाता है कि लेखकों को कैसा होना चाहिए, कवियों को कैसा होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि कवियों को ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसे वो होते हैं। वो कविता जिस तरह की भी चाहें, जैसे भी चाहें, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि ये हर काल हर समय के लेखक ने अपनी इस जिम्मेदारी को खुद उठाया है। हमारे लिए कोई गाइडलाइन नहीं तय करने वाला है कि बाहरी व्यवधान से हम कैसे बचेंगे। ये एक जिम्मेदारी है कि हम अपने समय की पड़ताल कैसे करेंगे या सबसे बेहतर तक जाने का तरीका कैसे खोजेंगे। कविता में जवाबदेह होने की बजाय मुझे लगता है हम सबसे ज़्यादा खुद के प्रति जवाबदेह हैं। जा रहे जटिलता, दुरूहता, बूझता के बहुत सारे दावों को बड़ी विनम्रता के साथ लेते हैं और सीमा के बाद से ऊपर रखते हुए इस सिद्धांत को याद रखेंगे कि एक कवि कैसा लिखेगा यह सिर्फ कवि तय कर। और जैसा कि जाहिर सी बात है कि इस समय कविता के संसार में कुछ विवाद, उन सारे विवादों के जो हमारे वरिष्ठ लेखक हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसके उत्तर दे रखे हैं। जैसे छंदबद्ध रचनाएं होती हैं या मुक्त छंद होता है, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी कैसे करते हैं, अभिव्यक्ति में हम कहते क्या हैं, उसे हम किस तरह से कहें, ये हमारा अपना तरीका है। जो छंद में कहने में सुगम महसूस करते हैं, सहज महसूस करते हैं, वो उसमें कहें। तो मुझे लगता है मित्रों कि कविता पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं रखना चाहिए और हम बहुत ज़्यादा भीड़ के द्वारा जो हमारे ऊपर शोर लादा जाता है वो हमारे एकांत को किसी भी तरह से ख़त्म ना कर सके, क्योंकि अंततः वही हमारे पास है जहां हम अपने जीवन मूल्यों को ठीक से देख पाते हैं। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, शायद मैं उन्हें देख सकूं। ऐसा कर थोड़ा सा कविताओं का पाठ भी करते चलते हैं और जो भी बीच में कमेंट आएगा उसे मैं लेता रहूँगा, जो भी प्रश्न आएंगे। मेरी पहली कविता है पुनर्जन्म। मैं ये सोच कर उन तक गया कि वह बताएंगे खुद के महान बनने का रहस्य। मैंने देखा उनका महान शोर, धैर्य को थकाता उनका मौन, अहिर्निश प्रतीक्षा, और पाया कि वह जरा भी नकली नहीं थे। उनकी हंसी सबसे सहज थी। फिर मुझे घड़े का मुंह मिट्टी की हंसी सा लगा और जान गया कि समुद्र का पसीना है उस पर तैरता फेन। मैं समझ गया हर कुआं पृथ्वी की आँख है और गुफाएं गायब हो जाने का आग्रह है। नदी पृथ्वी की पीठ पर सिल दी गई शिराएं हैं, पानी उनमें दौड़ता खून। मैंने सोचा मैं कौन हूँ। मैं उनके और पास गया और देखा सहजने का उनका क्रम सबसे प्राचीन है और दुख की स्मृति में सबसे कम है। उन्होंने रंगों की भाषा चुन ली थी। वह जितने प्राचीन थे उतने ही युवा, जितने बड़े जानकार उतने ही बड़े खोजकर्ता। जीवन की गंध से भुले हुए वह पेड़ों की तरह उगाते थे और चींटियों की तरह चुप संवाद में माहिर। पहाड़ की तरह हमेशा बने रहने के सुख से भरपूर वह काले हार्नबिल को उसका पहला गोता लगाना सिखा रहे थे।
और मछली के कान में कह रहे थे कि समुद्र की तलहटी में छुपा है तुम्हारे चुलिया बनने का रहस्य। वह इतने बड़े न्याय करता थे कि जब मैंने जाना मेरी नश्वरता मेरा सबसे बड़ा सच है, तो मेरे हाथों में मेरे समय को रख कर उन्होंने कहा कि बस इसमें बने रहो। फिर किसी पुनर्जन्म की गुप्त घोषणा सा मैं खुद में लौट आया। पूजा महतो जी का एक कमेंट आया है, कविता दबाव में घुटकर रह जाती है। जी हाँ, जो हमारे देखने का जो निरपेक्ष तरीका है, जो हमने देखने के बहुत सारे आयाम विकसित किए हैं या हम उनकी ओर यात्रा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक कवि के पास सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ होनी चाहिए तो वो चीज़ होती है उसकी देखने की क्षमता या देखने के बहुत सारे तरीके खोजना। पृथ्वी देखने के बहुत सारे तरीक़ों से बनी हुई है। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि इस संसार में जितने कवि हुए हैं या जितने भी दृष्टा हुए हैं, ये पृथ्वी अपनी गिनती में ठीक उतनी ही है। मुझसे कहा जा रहा है थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा। आवाज़ मेरी फुल है और क्या अब आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? तो हमें सबसे बेहतर तरीका है वो दर्शन के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर एक दृष्टि हो रहे हैं, कहाँ पर हमारे देखने के तरीके बहुत ज़्यादा ठीक हो रहे हैं या हम चीज़ों तक ठीक से जा पा रहे हैं। हमें रंगों में है या हम जी ठीक है, आवाज़ ठीक है। तो कविता के भीतर जाने के लिए हम जो चाहते हैं कि हमारी दृष्टि ठीक से अपना काम कर ले, तो उसके लिए हमें अपने देखने का अभ्यास या जिसे एक मेरी मित्र बार बार प्रयोग करती हैं शब्द दीर्घ अभ्यास, तो ये जीवन के अनुभव में भी ये बात लागू होती है और कविता के ऊपर भी लागू होती है। मेरी अगली कविता है, शीर्षक है भाषा। भाषा कविता है। मैं अपनी मातृभाषा में सोता हूँ, हिंदी के कपड़े पहनता हूँ और तैयार होकर निकल जाता हूँ घर से। जो कहीं फंसता हूँ तो उर्दू में अपने काम निकाल लेता हूँ, जो कहीं चिढ़ता हूँ तो फिर लौटता हूँ मांगी गई पहली रोटी की भाषा में, दी गई सबसे पहली खिसियाई गाली में, सबसे पहली प्रार्थना में। मैं जितना देह में था उतना ही उस भाषा में, मैं उस भाषा देह के व्याकरण में आत्मा सा घुला था। इस भाषा के तकिए पर सर टिकाए मैं सबसे अधिक मौलिक था, सबसे अधिक मुखर, सबसे अधिक विस्तृत, सबसे अधिक कल्पनाशील था। मैं आदमी नहीं, मातृभाषा का सबसे ठेठ मुहावरा हूँ। मैं आदमी नहीं, मातृभाषा से हटकर दूसरी भाषा में बरती गई एक चालाकी हूँ। एक और कविता है, कविता का शीर्षक है पैरालाइज्ड पिता के लिए। पैरालाइज्ड पिता के लिए। पिता नहीं रहे से बहुत भयानक वाक्य है, पिता किसी काम के नहीं रहे। जिम्मेदारियों का निर्मम पलड़ा और भी ज़्यादा भारी होकर उस कंधे की तरफ झुकता है जो निहायत नया है, नाजुक है और हकबकाया हुआ है। कुछ लोग अपनी उम्र से जवान नहीं होते हैं, उन्हें बड़ा कर देता है हाशिए पर चले गए पिताओं के दृश्य। जब एक पैरालाइज्ड पिता धीरे धीरे बाहर आता है कोमा से, वह उस दृश्य को पहले चकित होकर देखते हैं, फिर बहुत दुख से देखते हैं और अंत में नियति के द्वारा अचानक से धावा मार कर गिरफ्त में ले लिए गए एक निरीह शिकार की तरह वह पहले आकाश को देखते हैं, फिर खुद को देखते हैं। वह उस दृश्य के भीतर सबसे निर्मम उपस्थिति बन जाते हैं। उस दृश्य से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हैं। उस दृश्य के भीतर जितनी भी घड़ियाँ हैं, वह एक दृश्य ही होता है जो एक तेज छलांग में झंझोड़ देता है बचपन को। वह बचपन जो एक ही झटके में युवा हो जाता है ठीक अगले दृश्य में। तब कोई नहीं कहता कि अभी बड़े हैं थक जाएंगे, तब कोई नहीं कहता कि पिता नहीं रहे से बहुत भयानक वाक्य है कि बच्चे अब बच्चे नहीं रहे। एक कविता भी कुछ दिन पहले लिखी गई है, शीर्षक है बाकी जगह आवाज़ें हैं। बाकी जगह आवाज़ें हैं।
मैं एक खनकदार मिट्टी जाग जाता हूँ। मेरा आवरण स्थल कभी भी रचता है एक भव्य खनक। एक कंकड़ मौन के पानी में गिरता है, यह याद दिलाते हुए कि दुनिया का शोर अभी थमा नहीं है। मिट्टी पर भरोसा और बढ़ता है मेरा। संसार में जितने भी जीवित हैं सबको एक कवच दो जो कभी भी टूट सके। जैसे प्रेम, जैसे आंसू, जैसे प्रार्थना। जैसे पिता दरक जाते हैं जीवन के अरण्य में अड़ियल घूमते हुए, कभी भी पिता लोहे के जैसे लगते हैं। प्रेम ढक लेता है एक समूची सभ्यता। आंसुओं के निकास स्थल को जैसे भींच लिया जाता है, भीगने के हर मौके पर। मौके के पास भरोसा है कि हमेशा रहेंगे पिता। प्रेम से आच्छादित रहेगा हमेशा यह आकाश। दुख भरे दिन फिर कभी लौटेंगे ही नहीं, बावजूद इसके टूटते हैं कवच। कवचों के कवचों के टूटने पर निकलते हैं जिनके चेहरे पुराने हैं, जो बहुत पुराने हो चुके संकल्पों को दोहराए जा रहे हैं, जो चाहते हैं आवाज़ों में खो जाना। पर एक दिन वह लौटते हैं मिट्टी के पास, प्रेम करते हैं और तैयार होते हैं कि एक दिन यह जीवन अरण्य छूटेगा उनसे पिता से, जैसे छूटा था उनके पिता से। जिन जगहों पर आवाज़ें नहीं हैं, नमक सबसे अधिक वहीं है। जहाँ दुनिया का शोर सेंध नहीं मार सकता, वह जगह मेरे विचरण चिन्हों से भरी है। मेरे पास संसार की सबसे हल्की देह है। मैंने संसार के सभी समुद्रों का पानी पिया है। सबसे ज़्यादा नमक उगला है मैंने ही। मैं लय से दूर हूँ पर हूँ आलापों के भीतर। पुनर्पाठों के सबसे समीप गड़ा है मेरा चिमटा। मेरा नाम सबसे पहले पराजितों में शामिल है, पर मुझे नींद का पर्यायवाची न समझो। मैंने जाग का सबसे आदिम अभ्यास किया है। मैंने पृथ्वी की ओर तान रखी है एक उंगली। पानी को देखते हुए की है अनंत यात्राएं। अचरज को देखने का अकेला दर्शन है मेरे पास। मृत्यु का जो करते हैं नित्य अभ्यास, वह ना आए मेरे कवच के समीप। मैं औचक का औघड़ हूँ और कहता हूँ, सौंदर्य चाहिए तो छोड़ो पुष्प वाटिकाओं को, छोड़ो पर्वतों और झरनों को। देखो देखो, एक अचानक घट गई घटना को देखो। नदी का पानी बिना किसी पात्र के पियो। उसका उल्लास बिना जूठा हुआ उतरेगा तुम्हारी सभ्यता के मौन में। शोर से बाहर कैसे दौड़ते हैं यात्राओं के अश्व। भय के भीतर कैसे फूटती है भव्य ऊर्जा। प्रश्नकुलता कैसे शांत होती है उत्तरों के बिना भी। मेरी आँखों में झाँको, कौतूहल वहाँ बदलता है बोध में। भाषा की एक बूंद गिरती है भूमि पर और अर्थ बदलते हैं चेहरों में। एक असमाप्त अरण्य घेरता है तुम्हारे होने के बराबर की जगह। जीवन कसता है अपने जूते के फीते से सिर्फ मृत्यु खोलती है। मौन नहीं, आहट नहीं, अनिष्ट नहीं। औचक का हाथ पकड़कर हो जाती है एक सबसे लंबी यात्रा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ, पूनम वासम जी, प्रेतात्माओं का स्वांग, ये कविता भी समय मिलने पर पढ़ी जाएगी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है काया से बाहर प्रेम। ऋतुओं की गोद में आते हैं मेरे प्रेमी। मुझ तक आने के लिए करुणा के वस्त्र चाहिए उन्हें। वह वस्त्र जिनमें वह नग्न दिखें, जैसे दिखते हैं वृक्ष वृंद, जैसे दिखते हैं पहाड़ पर देवदार, जैसे मृतक के चेहरे पर ठहर जाता है समय। आकाश में जैसे वापस लौट जाती है झरने की आवाज़। कोलाहल के उपरांत जैसे पृथ्वी को समेट लेता है एक नवजात मौलिक मौन। अपनी मौलिकता में जीते हुए मर जाने के दुख से भरे हुए हर ऋतु आगमन में उन्हें चाहिए काया श्रृंगार। वह मुझे नाव की तरह देखते हैं और प्रेम को नदी की तरह। उन्हें लय पर भरोसा है मुझसे भी अधिक। वह मुझसे अधिक जीते हैं दुख को। सुख से मुग्ध मेरी आँखों को देखते हुए वे समझ जाते हैं कि अब यह चले जाने का वक्त है। वह चले जाने में इतने अभ्यस्त हैं कि प्रेम का कोई अनुशासन उनके लिए नहीं है। वह ऋतु जानते हैं, वह प्रेम को जानते हैं, वह अपने आने और जाने को जानते हैं। वह नहीं जानते फिर भी जो चले जाने के बाद पता है मुझे कि हरेपन से बाहर भी एक दुनिया है जो अपनी हर प्रतीक्षा में
जो अपनी हर व्याकुलता में ढूंढ ही लेती है एक लय। एक मायूस संगीत जिसकी नसों से सदैव रिश्ता रहता है। जिस दुनिया में प्रेम को मान लिया गया है एक ठहरी हुई जगह है। जिस दुनिया को जाती हुई ऋतुएं नाग की तरह पलट कर नहीं देखती हैं। इस दुनिया में सब कुछ धीरे धीरे घटने के अनुशासन में कैद है। और ये कितनी सुंदर बात है कि प्रेम भी कैद है, जल्दी से ना बीत जाने। इस दुनिया के भीतर प्रेम से हारती हैं ऋतुएं। हरेपन से बाहर की इस दुनिया में नहीं आते मेरे प्रेमी। एक मेरी लंबी कविता है भग्नावशेष, तो उसके सारे भागों का पाठ तो संभव नहीं है, पर उसका भाग 4 यहाँ पर मैं पाठ करता हूँ। भग्नावशेष भाग 4। इस संसार की हर आँख से मैंने देखा है, हर दृश्य के मेरे पुरखों की सारी प्यास अटकी है मेरे गले में। मेरा जन्म संसार की सबसे गोपनीय छापेमारी है। मैं आज तक ढूंढा जा रहा हूँ, आज तक जारी है मेरी हत्या की कोशिशें। व्याकुलता गोत्र है मेरा। देश निकाला के आदेश पर देश नहीं देह से निकाला है मुझे। यह पृथ्वी मेरा पहला घर है, यह पृथ्वी मेरा अंतिम घर नहीं है। मेरा सबसे पहला दुख है, मेरी स्मृति में दर्ज नहीं है संसार की सबसे पुरानी आवाज़। सबसे पहली ली गई श्वास, सबसे पहला फूटा हुआ संगीत, सबसे पहला किया गया प्यार। सबसे अंतिम दुख के रूप में मेरे पास आँखें हैं। मैं पुरानी पड़ चुकी चीज़ों के जंगल में एकदम अकेला हूँ। दुख इस मायले में सुख है कि वह जल्दी छिनता नहीं। संसार के असंख्य पुस्तकालयों से मूल्यवान है मेरी आँखें। मेरे पैरों में सोई है संसार की सबसे लंबी यात्राएं। मैं बहुत धीरे से जागता हूँ कि हवा का बारूद सोता रहे। इतना धीमे बोलता हूँ कि सबसे कमज़ोर आवाज़ को भी भरोसा रहे अपनी ताकत पर। सच को इतने सधे हाथों से छूता हूँ कि वह गवाही तक जीवित रहे। मेरी परछाई मेरी देह का मौन है। मैं मौन में पर्वत पर चढ़ते हुए इच्छाएं पीठ पर लदी रहती हैं मेरी। उतरते हुए संसार की सबसे हल्की आत्मा का वास होता है मेरे भीतर। इस संसार के सभी झरने मुझ में गिरते हैं। सभी ध्वनियाँ जानती हैं मेरे कानों का पता। बादलों को अपना वाहन बनाया है मैंने। नींद के पैरों में बंधे स्वप्न के पहिए उस नदी तक जाते हैं जहाँ पिछली बार मैं और हवाएं एक साथ रोए थे। इस संसार की सबसे पुरानी भाषा है रंग। पेड़ की हरी हथेलियाँ अपना दुख बांटती हैं मुझसे। मेरी हथेलियों में असंख्य छिद्र हैं। मैं जितना बांधता हूँ इन्हें निकल भागती है एक भाषा। उड़ जाता है सारा प्रकाश। चिड़िया इसे अपना सबसे सुरक्षित घोंसला समझती हैं। मेरी बंद मुट्ठियों में कैद है संसार के सबसे पहले जुआरी का तुक्का। अगली कविता है, कविता का शीर्षक है महात्मा। हम ही हत्यारे हैं, हमारी ही हत्या हुई है। हत्यारा हमारी ही ओट में छिप कर बैठा है घात लगाए। बहुत डर लगता है महात्मा कि अब जो हत्यारा नहीं है वह देशभक्त भी नहीं रहा। महात्मा तुम तो अंतिम थे पर तुम्हारी हत्या अंतिम नहीं थी। सभ्यता की हर आँख में गोडसे का पागलपन उतर आया है। इस बार हमारे ही हाथ में है हथियार। इस बार हमने ही खुद को लिया हुआ है निशाने पर। महात्मा इस बार हम खुद को बहुमत में देखते हैं तो डर लगता है। अगली कविता का शीर्षक है सुख। सुख वह यूं तो बार बार आता था पर बुलाए जाने पर कभी नहीं आता था। अचानक से फूटता था और दुर्योग के कुएं में अचानक ही कूद कर मर जाता था। वह गायब तो जमीन पर होता था पर उसे ढूंढने के लिए आंखें आकाश छानती थीं। फिर दुख आता था हमारी इस बात की सबसे बड़ी गवाही बनकर कि सुख कैसा भी हो अंततः हमें ऊब ही जाना है। हमारे सुख का सबसे बड़ा रक्षक दुख ही था। अगली कविता है, शीर्षक है घड़ी। बहुत से लोग मिलेंगे जिनके हाथों में घड़ी होती है या उन्हें समय का पता होता है।
फिर भी वह पूछते हैं हर किसी से, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है। क्या बजा है यह मुद्दा नहीं है, वह यह सोचते उसकी घड़ी में क्या बजा है। वह सोचते हैं यह चेक करने में क्या बुराई है कि उनकी घड़ी इस शहर से कितना आगे पीछे है। एक और कविता है, शीर्षक है भूल। भूल एक शब्द है जो अक्सर घर के दरवाजे पर तैयार खड़ा मिलता है, उसे याद दिलाता जिसे आप भूल गए। ओह याद आया एक वाक्य भर नहीं, एक मंत्र है। आप जितनी बार भूलते हैं, यह मंत्र उतनी बार आपके जीवन पर एक औचक धावा मारता है। आपकी जीभ उतनी बार टटोलती है अनुभव का एक नया स्वाद। दरअसल भूल सिर्फ एक शब्द नहीं, एक खबर है। जहाँ जीवन चौंकता है, व्यक्ति थोड़ा और दुरुस्त होता है। एक लंबी कविता मेरी आई थी, पूर्वग्रह पत्रिका है भारत भवन की, तो उसके कविता विशेषांक में एक लंबी कविता आई थी, आग की भाषा। तो अगली कविता का पाठ, आग की भाषा। ये लंबी कविता है और कई भागों में है। आग की भाषा भाग 1। तुमसे सौभाग्यशाली कौन होगा अगर चुन लेती है तुम्हें आग। आग को कोई सलीका नहीं, राख उसका श्रृंगार है, बिफरना उसका आदिम गीत। वह देह मग्न है, एक उसी की परछाई बिखरती है ढेरों ढेर रोशनी। लपटों की काया हर नियम तोड़ते चलती है। भाग 2। आग को विनम्रता से भरे मनुष्य नहीं भाते, वह बेलिहाजों के प्रेम में हर चीज़ का आकार बदल देती है। अगर उसे देखने का सलीका है तो उसे उस जगह पर देखो जिस जगह के बारे में दावे किए गए कि वह वहाँ नहीं है। जैसे जबड़ों पर कठोरता की शब्दावली में बुदबुदाना ज़्यादा खतरनाक होता है अपेक्षाकृत चीखने के, ठीक वैसे ही भड़क चुकी आग से ज़्यादा खतरनाक होती है सुलग रही आग। आग की ओर से कोई बयान नहीं दिया जाता। उसे छुओ, उसे देखो, उसे उसके रंग से मत पहचानो। उसके भीतर से बहकर बाहर आती ऊष्मा का संगीत अपनी देह में भरो। अपनी पुतलियों में उसकी छाप भरते हुए अपने शहर को याद करो, अपना नाम, अपनी नदी, अपने दोस्त को याद करो। आग के 2 हाथ हैं, पृथ्वी पर दान के लिए हमेशा उदार मना और व्याकुल। उसके एक हाथ में है मृत्यु तो दूसरे में पुनर्जन्म। स्मृति आग के चेहरे पर भीगते हुए नाचती है। भाग 3। मैं अल्पज्ञों में पहला हूँ, विराटता में एकदम न्यून। मैं जिस ग्रामर में चीखता हूँ, बोल रही एक भाषा में उसे मौन कहते हैं। मैं समय के भीतर तो हूँ, पर तिथियों की परिधि से बाहर है मेरा इतिहास। मुझे एकाग्रता का शोर मानो, मौन में जहाँ दृश्य बदल जाते हैं संगीत के अलजेब्रा में। समुद्र की पहली उठी लहर है मेरी पूर्वज। मेरी संतानों से बनेगा टिके रहने का सफल सिद्धांत। मैं विशेषज्ञों में अंतिम हूँ, विश्लेषकों का अंतिम शिकार। मेरी हत्या मेरी समय की सबसे ज़रूरी बात होगी। मेरा लिहाज इस मायने में किया जाए कि मैंने आग और आकाश को एक ही तरह से देखते हुए कई सदियां बिताई हैं। भाग 4। भाग 4। सबसे उदास दिनों में हमेशा याद रखना चाहिए कि आग और बारिश से नज़र नहीं मिलाना, ये पृथ्वी के सबसे गहरे कुएं हैं। स्मृतियाँ अच्छे भले आदमी का हाथ पकड़कर उतर जाती हैं इनमें। स्मृतियाँ नीरस विषय याद नहीं रखती। पीले पड़ते हुए हम में एक समुद्र कितना अधिक मौजूद था। अंततः हमें शोर याद रहा, ये चिड़िया की चहक। क्या हमने राख को ठीक से देखना सीखा? हमने कब एक चित्र के भूरेपन को चूम कर उसे प्यार किया? हमने कितना याद रखा कि हवा और स्वेद से रगड़ खाई देह एक दिन जरूर नष्ट होगी, दूर तक फैला होगा उसकी स्मृतियों का नमक। मौसमों से भीगी एक देह पथराई भूमि पर कितनी दूर तक चली थी। रंगों की परछाइयाँ कैसे उतराती थी उसकी आँखों में। उसने जाने से पहले पत्थरों को सहलाया था या तोड़ा था उनके भीषणतम रूप को।
स्मृतियाँ साज सज्जा नहीं बचाती हैं, उन्हें रखती हैं। स्मृतियाँ डायरियाँ नहीं बचाती हैं, वह उन डायरियों की आत्मा बनकर किसी तकिए के नीचे सो जाती हैं। स्मृतियाँ पानी भी नहीं बचाती, वह उसके बरसने को दोहराती हैं। स्मृतियाँ हवा भी नहीं बचाती, वह उसके बहते रहने का पुरातन संगीत याद दिलाती हैं। वह अपने भीगे पंखों पर बिछा देती हैं धुलते हुए रंगों की बाढ़ में हमारा अनोखा मटमैलापन। उन्हें हमारे आसपास की चीज़ों के छिलके उतारना आता है। वह कभी नहीं भूलती कि एक वक्त हमने चखा था सबसे पहले प्यार की खुशबू का स्वाद। वह एक धीमी बहती नदी पर धुआं बनकर उतर जाती हैं और हमारे आसपास की हर चीज़ को ढक देती हैं। भाग 5। मैं हर तस्वीर में थोड़ा तिरछा आता हूँ, दृश्य के रहस्य को थोड़ा खोलता, थोड़ा छुपाए रखते हुए। मैं घर के दरवाजे को खोलता हूँ और उसकी खड़खड़ाहट का मुंह बंद रखते हुए पलायन का अनुसरण करता हूँ कि जहाँ हो वहाँ से कहीं और पहुँचना पलायन नहीं है। दरवाजे से इस तरह जाने वालों को यात्री कहते हैं। पलायन का सीधा मतलब है जहाँ हो वहाँ से निकल भागो। भाग। उसकी एक धुंधली परछाई मेरे पास बनी रहती है, एक अमिट गंध हमेशा उकसाती हुई। मैं किस्तों में पानी पीता हूँ, आग की धीमी मृत्यु की कल्पना में। मुझे मृत्यु का घर नहीं पता, लोगों के समुद्र में सोता हूँ। भाग 7। रत्नों में इतनी कि ये आग अपना स्वभाव नहीं भूल पाती। यात्राएं हैं कि जन्मती ही रहती हैं। पानी के अचरज खत्म ही नहीं होते कि संसार में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां रोशनी के निशान न मिलते हों। कि धीमी जलती लौ हैं जिंदगी को गर्माहट देते हुए अपना एक अलग ही जितों के लिए नागरिकता निर्मित करता है। मुझे अपना शहर याद नहीं रहता, मुझे रोशनियां याद रहती हैं। रोशनियों के हमारे होने का शुक्रिया। मैं संसार का सबसे बड़ा दुख हूँ। सॉरी। भाग 8। मैं संसार का सबसे बड़ा दुख हूँ। मुझे कलाओं के गहरे कुएं में उतार कर तो मुझे वीणा के पास ले चलो। तरंगित तारों के बीच मुझे मौत की तरह भरो। पाँव में भरता हूँ मोक्ष, पानी के भीतर लय। एक भाषा के भीतर व्याकरण की तरह उतर जाना मेरा सबसे आदिम अभ्यास है। मैं मृत्यु के हाथों से छीनता हूँ समस्त उत्तरमालाएं। मैंने नदियों को वर दिया है कि धूप और परछाई उस पर नहीं बिछा पाएंगी अपना संतुलन जाल। गुड़िया की चोंच से निकले पहले स्वर की तरह सुबह की गोद में गिरा देना। अगर थामना तो किसी अनाम गंध की तरह याद रखना। भाग 9। आग को ताले में रखना। अपने आंदोलन में वह हर बांध तोड़ती है और पैदा करती है एक उपजाऊ और कामयाब विश्व। अपनी प्रकृति किए जाने के लिए अभिशप्त है। उदासी का आदिम चेहरा ओढ़े पृथ्वी को दहला देती है पर्वत के कान में पहली सुबुगाहट भरती आग। सभ्यता की तमाम उदास आँखें यूं ही देखती लावा उगलते पर्वतों को। ज्वालामुखी से नीचे दौड़ते तमाम लाल अजगर रेंगते हुए नहीं दौड़ते हुए नारा लगाते हैं तोड़ो नींद को, दौड़ो बांध की ओर। हर निर्माण के पीछे आग के होने का खुलासा अब कर दो। सिर्फ उन्हें ही पता है कि आग के सबसे संक्षिप्त संस्करण के पास भी होती है ध्वनि। कई परतों में दबे होने के बाद भी आग बदस्तूर देती है अपने होने की गंध। वह उन्हें सावधान करते हैं जिन्हें आग की चुप्पी में शोर नहीं मिलता। नदी में नाव की जितनी चुप्पी है ना, ठीक उतना ही मौन ओढ़ कर सोती है बारूद में आग। जब भीतर आग नहीं होती तो सारे समझदार घर्षण की शरण में जाते हैं। आग की भाषा का अंतिम भाग है
भाग 10। एक घट रही निरंतरता में हमारे न होने की गूंज से थर्राया एक विराट महामौन होगा। आग की गुथी चोटियाँ तब भी कोई खोल देगा। अपने बिखरे बालों के साथ दौड़ लगाती आग फिर से पैदा करेगी कोई सभ्यता। फिर से धरती पर किसी धरती पर फिर से सेंध मारेगा पानी। फिर से होगा इस ब्रह्मांड में कहीं प्यार। फिर से किसी की आंखों में उतरेगी उदासी। फिर से रची जाएगी कहीं कोई भाषा। फिर से किसी मुहावरे की तरह उस भाषा में आएगी आग। फिर से कोई देह टटोली जाएगी। फिर से मृत्यु की पहचान सिर्फ इस बात से होगी कि उसके भीतर आग है या नहीं। पानी के भीतर मछलियाँ होंगी, हवा के भीतर चिंगारियाँ, रक्त में ऊष्मा और बर्फ के भीतर गलन होगी। फिर से रहस्य चुपचाप बैठा होगा गुफाओं के भीतर। पिरामिडों की अबूझ भाषा फिर से हराएगी भाषाविदों को। आग के घूंट भरेंगे योद्धा और प्रेमी, फिर से हारेंगे सब और जीतेगी आग। स्त्रियों की साड़ी के पल्लू में बंधी गार्ड के भीतर चुपचाप रहेगी आग। पूनम वासम जी का अभी एक मैसेज आया था कमेंट में। कही है प्रेतात्माओं का स्वांग। प्रेतात्माओं का स्वांग से पहले एक कविता है जंगल एक आवाज़ है, तो इसका पाठ करते हैं। कविता का शीर्षक है जंगल एक आवाज़ है। जंगल गायब नहीं है, वह देर से बोलता है। अपने सन्नाटे की अलौकिक रहस्यमयता लिए हमारे भीतर कहता है मेरी प्रतिलिपि दूर तक बिखरी पड़ी है। तुम्हारे ड्राइंग रूम, स्विमिंग पूल की उस नकली पहाड़ी नदी तक। जंगल एक अमिट स्मृति है। सड़कों पर छाई सुनसान रात उस बाघ की परछाई है जो तुम्हारे शहर कभी नहीं। जंगल अचानक से हुए किसी हमले की एक खरोच है। एक जरूरी सबक कि जंगल कोई औपचारिकता नहीं निभाता। जंगल एक बाहरी अभद्र नामकरण है। जंगल दिशा मैदान को गई एक बच्ची को अचानक से मिला एक पका बेल फल है। जंगल बूढ़े बाबा के शेर बन जाने की एक झूठी कहानी है। जंगल की बांध सा सिना हुआ एक घर है। जंगल वह है जो अपने ही रास्तों से फरार है। अनहोनी में बनी एक अनिवार्य अफवाह है। जंगल एक रंगबाज कर्फ्यू भी है जो तय करता है रात को कौन निकलेगा और दिन में कौन। जंगल जो बारिश में एक चौमासा नदी है तो चिलचिलाती धूप में बहुत देर से बुझने वाली एक प्यास भी। जंगल सब कुछ तो है पर विस्थापन कतई नहीं। जंगल एक आवाज़ है जो हमेशा कहती रहेगी कि तुम्हारा शहर एक लकड़बग्घा है जो दरअसल जंगल से भाग निकला है। एक कविता और है, शीर्षक है रंग। रंग वह नहीं जो उड़ जाते हैं अपनी तय उम्र के बाद या दूसरे रंग के अतिक्रमण से असमय मर जाते हैं। रंग प्रमाण है कुछ भी होने या फिर कुछ नहीं होने का। तभी बुढ़ापा उम्र का एक रंग है और चेहरे का गवाह है उदासी का एक रंग। सुख की मुग्ध आँखों का मुंद जाना भी एक रंग है। जैसे पृथ्वी का रंग सिर्फ जीवन, समुद्र के भरपेट होने का हैं। या कह सकते हो कि भूख अपने हर रंग में एक गर्म रोटी का चेहरा है जिस पर कोई अन्य रंग नहीं चढ़ता। अगली कविता है, शीर्षक है एकांत एक अभ्यास है। मैं बहुत नहीं बोलना चाहता था, समझना चाहता था कि कैसे एकांत बुन लेता है अपने शब्द। हाथों से कैसे गिरते हैं वाक्य आत्मा के बहुत भीतर तक। कैसे संभालते हैं क्रमबद्ध
शब्द खुद को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, जैसे एक पंछी आकाश में गोता लगाता हुआ धीरे धीरे नीचे उतरता है। मैंने देह को हिला डुला कर बताया कि ठीक वैसे ही उतरना चाहिए अपने एकांत के तल पर, और जमाना चाहिए अपने पैर ठीक वैसे ही जैसे पूर्वज जमा देते हैं खुद को एक बीती हुई सदी में। बिना हिले डुले दीवारों पर कोई भाषा कैसे उकेरी जा सकती है, दीवार से ढूंढा जा सकता है। सिखाया खुद को। बुद्ध और शंकर की अर्धतृप्त पर पूर्ण ध्यानस्थ आँखों का अभिनय करते करते भी, बुद्ध और शंकर की अर्धतृप्त पर पूर्ण ध्यानस्थ आँखों का अभिनय करते करते भी दबे पांव एक विराट मौन कैसे दबोच लेता है आत्मा के भागते पैरों को, कि एकांत एक अभ्यास है जिसे बियाबान में बनी कोई भाएं भाएं करती गुफा नहीं चाहिए। वह खुद के भीतर बना एक कुआं है जिसे हर बार थोड़ा और दुरुस्त और गहरा किया जाता है। भीड़ शोर अज्ञात का फैलाया एक जाल है, एकांत ज्ञात की ओर निरंतर बढ़ता एक कदम। मैंने खुद को समझाया कि अपने एकांत से बाहर आकर पहला शब्द कुछ इस तरह बोलो कि वह कानों में ऐसे उतरे जैसे चाय का गर्म घूंट उतरता है गले में, या ऐसे जैसे निद्रालीन ब्रह्मांड के कानों में किसी अज्ञात ने फूंक दिया था ओम। मैं अपने एकांत से बाहर निकला और अपने पहले शब्द के लिए ठीक उतनी ही ताकत लगाई जितनी गर्भ से बाहर आया कोई नवजात लगाता है अपने पहले रुदन के लिए। अगली कविता है 43। एक घटना हुई थी बनारस में। एक पुल गिर गया था, तो वह पुल गिरते समय मेरी स्मृति में जिस तरह से दर्ज है, उसे का शीर्षक है पुल। पुल एक बार नहीं गिरता, वह 2 बार गिरता है। पहली बार गिरने पर वह अपने नीची दबी मृत्यु का सारा भार लेकर दूसरी बार गिरता है पूरी ताकत के साथ। उन लोगों पर जो बच गए थे पहली बार में, जो पहली बार गिरे को किसी आश्चर्य गई देहों के साथ इस संसार के हर। एक कविता है, शीर्षक है मैं एक बंद दरवाजे सा था और चाबी उनके पास थी। उन्होंने मुझ तक थपथपाहटें फेंकी और दीवारों के कानों में अफवाहें उड़े लीं। उन्होंने पहली बार भाषा के नए व्याकरण की शक्ल में कुछ सुगबुगाहटें विकसित की। उन्होंने चाबी को हाथ भी नहीं लगाया। उन्हें पता था चाबी से दरवाज़ा नहीं वह खुलेंगे। शीर्षक जहाँ भाषा आज ही रह जाते हैं, जहाँ शब्दों को कोई ईश्वर नहीं मानता, हम वहाँ मिलेंगे और अपनी चुप्पियों में कहेंगे कि आवाज़ एक खलल है, इस दुनिया को बिना किसी शर्त चुप हो जाना चाहिए। एक कविता है, शब्द नहीं एक पूरा देश है। शब्द नहीं एक पूरा देश है। शब्द शब्द की तरह नहीं आए, वह आए थोड़ा सकुचाते हुए और मैंने पूछा कैसे हैं आप। शब्द जो प्रत्यक्ष थे, स्वतः प्रमाणित थे, आश्चर्य से भरे हुए वह दोबारा आए तो अपने कपड़े उतारे हुए, और मैंने फिर पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। लौट गए शब्द, इस बार आए तो करुणा से भरे हुए थे। दुख की छाया उनकी ओर बढ़ गई थी। दुख की छाया उनकी और बढ़ गई थी जब मैंने उनसे पूछा नहीं, सिर्फ बताया कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस बार शब्द आए तो अपमान और गुस्से से जले हुए, आधे गले में फंसे, कुछ हिचकी के साथ बाहर निकले हुए। उन्हें एक निशब्द और निर्विकार चेहरा मिला। वह लौट गए।
शब्द जो शब्द की तरह नहीं आए थे, चुभते रहे चुप्पे मनुष्य के भीतर, इस बार वह आए तो मैं कह दूंगा उनसे, मैं करूंगा कुछ न कुछ आपके लिए। पर शब्द नहीं आए, उनकी आहटें आती रहीं, पदचाप बजते रहे कानों में कि एक सुबह मैंने देखा एक देश को शब्द की पीठ पर शहरों, गांवों और मोहल्ले के घरों की तरह उगाए थे। मेरे कपड़े हवा में उड़ गए थे, एकदम नग्न लाल भभूका चेहरा लिए हुए। मैं किसी शब्द की तरह नहीं, किसी उत्तराकुल प्रश्न की तरह एक चुप्पे मनुष्य की ओर दौड़ जाना चाहता था, उस धूर्त मनुष्य की ओर जिसके बारे में माना जाता है कि उसका चेहरा बुद्ध से मिलता है, जो अपनी कविता में एक निर्दोष व्यक्ति है। अगली कविता है कोयला। कोयला। उन्होंने गुफाओं को देखा और मकान बना लिए। उन्होंने नदी देखी और फटाफट सड़क बना ली। पेड़ देखकर पहरा जाया, पानी से सीखा हर तालमेल। पहाड़ देख वह चढ़ना सीखे, झरना देख गिरने का सलीका। क्या होती है लय, वह गोल गोल पृथ्वी नाप ली। पहले पहल उन्होंने भाषा ने फिर उन्हें बुना और बिगाड़ा। उन्होंने हाथों में 2 पत्थर लिए और घिस घिस कर आग जला ली। आग देखा तो वह भय से कांप उठे। उन्हें लगता था, उन्होंने बार बार आग पैदा की। उन्हें लगता था कि भय से वह सब कुछ जीत लेंगे। ये पहले से तय था कि उनके हिस्से में कोयला ही आएगा। टिके रहने का सौंदर्य शास्त्र। वह बदसूरत होंगे, रुकी हुई एक बासी झील के बगल से एक नदी की लज्जा ओढ़ आएंगे। वह धीमे चलेंगे पर मुक्त होंगे ठहरे होने से। समझौते की पाप संधि से बाहर एक अराजक दृश्य रचे। पुरानी होती देह पर घाव खाएंगे और अपने वक्त की सबसे निष्पाप श्वास लेंगे। वह एक लुप्त प्राय प्रजाति हैं, उनकी भाषा में समा जाती है पूरी पृथ्वी। रुकने और टिकने को बार बार परिभाषित करते हुए वह लगातार नए की ओर चलेंगे। वह बदसूरत होंगे पर दृश्य में सबसे सुंदर होंगे। अगली कविता है बसंत, ग्लानी यात्रा का एक पड़ाव। सूख चुके वृक्ष गिरने को तैयार नहीं थे और पर्वत इमारतों से छोटे होकर भी अपनी जगह नहीं छोड़ रहे थे। भाषा संक्रमण के दौर में भी अपनी बात कहे जा रही थी। लग रहा था मानो पूरी सभ्यता के लिए। जब 30 पार एक कवि गोलियां खाकर भी विचारों को जीवित किए, मैं की ग्लानि में डूब चुका था। एक क्रांति प्रतीक्षित, पर मैं मोर्चे पर नहीं, संभोग में था, भय में था। राष्ट्रवाद जिस देश में अपने अर्थ खोज रहा था, तलाश रही थी खुद के लिए सभ्य अर्थों वाले शब्द। हर कोई वहाँ एक आवरण अनिवार्यता में लिप्त था। ऐसे देश में जहाँ जनता चाहती थी उनकी लड़ाई कोई और लड़े और कविता चाहती थी प्रोलेटवाद से आज़ादी। छुपे चेहरे वाले कवि क्रांति चीख कर अपने असली चेहरों संग निकल भाग रहे थे और लोरका नकली लड़ाइयों से चिढ़कर स्वर्ग में पुनर्जन्म पर थी कि मार्क्सवाद कब आएगा कभी, कि यह दुनिया कब बदलेगी। तुम्हारे दावों से परे सबसे पीछे खड़ा आदमी अभी तक नंगा है। मैं पसंद की एक शव यात्रा ढो रहा था और एक लज्जित युग मेरी मृत्यु की कामना से बदलता हुआ एक आकाश बुन रही थी। फिर भी एक दुनिया तैयार नहीं थी। यह मेरा युग था और सो जाता था। पूनम विश्वकर्मा वासम जी ने जिस कविता के लिए कहा था, प्रेतात्माओं का स्वांग।
प्रेतात्माओं का स्वांग। प्रेतात्माएं पेड़ों से उतर कर दौड़ रही हैं, हंस रही हैं लाइब्रेरियों में। उन्होंने मेकअप की दुकानों को लूट लिया है। वह देव वे देव मंदिरों के बाहर से नग्न गुजर रही हैं। अपने रज का तिलक पुजारी के माथे पर। एक प्रेतात्मा ने कहा है, ये तुमसे नहीं धुलेगा अब। अजान से तेज अब इनकी आवाज़ है। ट्रकों और टैंकों पर सवार होकर वे रौंद रही हैं तमाम धर्म संहिताओं को। स्त्री वर्जनाओं की तमाम इतिहासों की कब्रें अब खुली पड़ी हैं। पोप की कुर्सी लूट ली गई है। धर्मदंड अब एक उदंड प्रेतात्मा के हाथ में है। प्रेतात्माएं खेल रही हैं समय सुरंगों से, खींच निकाल रही हैं हर इतिहास अपराधी को, और घुस गई हैं सब एक शमशान में। ढूंढ रही हैं जिनकी पत्नियां मर गई हैं, उनके पुरुष कहाँ हैं। सतयुग की सतियां भी शामिल हैं प्रेतात्माओं की इस भीड़ में, और उनके हाथों में है अपनी चिता से बची जल रही लकड़ियां। वे ईरान की खुली सड़क पर नग्न दौड़ रही हैं और निकल रही हैं सब की सब अरब की पवित्र गलियों में। बनारस के घने बाजार तक वो के बाहर मेडिकल स्टोर के बाहर लगे विज्ञापन उन्होंने लिख दिया है, सैनिटरी पैड्स अब से टैक्स फ्री। दुनिया भर की व्यवस्थाओं को धूल चटाकर को बालों को पटक रही हैं सहेलियों के चेहरों पर। गा रही हैं सामूहिक स्वरों में, ढोर गंवार तुलसी और पापी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। प्रेतात्माएं कायर नैतिकता से भरी इस दुनिया पर फैल गई बारूदी गंध है। वे तमाम विमर्शों के सफ़ेद मुंह पर धड़ाम से गिरी एक काली अराजकता हैं। तमाम मान्यताओं के कुएं में भांग सी घुल गई एक अवहेलना है। अब स्त्रियां भी इस भीड़ में आ मिली हैं, मिला रही हैं दम ताल उनके नृत्यों में। प्रेतात्मा अपने नख दंत, अपने दौड़ते पैरों को छुपा दिया है उन्होंने अपने जीवित प्रतिनिधियों में। समय सुरंगों की चाबियां अब स्त्रियों के हाथों में चमक रही है। स्त्रियां धीरे धीरे अपने घरों में लौट रही हैं। हिस्सों से खबर है कि प्रेतात्माएं कहीं नहीं गई हैं। आपके घर में अभी अभी जो स्त्री, उसे ध्यान से देखिए, उसकी आंखों में अवज्ञा की प्रेतात्मा सोई है। आप सोच सकते हैं इन प्रेतात्माओं के पुरुष प्रेत कहाँ हैं। थोड़ा खंगालेंगे तो पाएंगे जो पुरुष प्रेत इस भीड़ का हिस्सा हो सकते थे, वह आपके भीतर कब के मरे पड़े हैं। समय हो रहा है और कविता पढ़ करके इस संवाद को समाप्त करते हैं। कविता का शीर्षक है स्त्री। वह संसार देख रहे थे, वह यात्री हुए। उन्होंने दुख देखा तो कई बार बुद्ध बने। आकाश देख साधु हुए, पहाड़ देख वह पुरुष हुए। वह कौतूहल से भरे थे तो वह बच्चे हुए। अब एक पूरी पृथ्वी उनके मुंह में समा सकती थी। जब उनकी जिज्ञासा का भूत उतरा तो उन्होंने इन सभी को फिर से देखा। उन्होंने फिर से देखा क्योंकि वह उनके प्रेम में पड़ गए थे। इस बार स्त्री हुए। धन्यवाद। मुक्तिपथ हमारा समय, हमारी कविता का ये संवाद